नमस्ते दोस्तों, आज हम कोर्डू के सायों और वहां मंडराते उस अदृश्य खतरे के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रहा है। इस कहानी की शुरुआत लुमियन की एक चौंकाने वाली खोज से होती है, जब उसने उस फटे हुए पत्र के टुकड़ों को वापस जोड़ने की कोशिश की। हालांकि उन शब्दों को जोड़कर अलग अलग वाक्य बनाए जा सकते थे, लेकिन जो संदेश उभर कर सामने आया उसने लुमियन के दिल को दहला दिया। हमारे आसपास के लोगों को जल्द से जल्द मदद की ज़रूरत है, हम अजीब होते जा रहे हैं। लुमियन अब इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता था, क्योंकि उसके दिल पर एक गहरा बोझ महसूस हो रहा था और वह जानता था कि अब ढोंग करने का समय खत्म हो चुका है। अतीत में वह शायद इसे किसी की शरारत समझकर नज़रअंदाज कर देता, लेकिन कोर्डू में हाल ही में जो असामान्य घटनाएं हुई थीं, उन्होंने उसे पूरी तरह से सतर्क कर दिया था। अपनी बड़ी बहन औरोर, जिसे वह प्यार से ग्रांडे सोर कहता है, की सीख को याद करते हुए लुमियन ने महसूस किया कि एक समझदार इंसान को खतरे को पहचानकर उससे दूर भागना चाहिए। उसकी बहन ने हमेशा कहा था कि अगर आपको पता चले कि कोई दीवार गिरने वाली है, तो उसके ठीक नीचे खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफ़ी है। लुमियन ने बिना किसी देरी के मन बना लिया कि वह अब एक पल भी कोर्डू में नहीं रुकेगा और अपनी बहन के साथ तुरंत यहाँ से निकल जाएगा। उसे लगा कि गांव की इन रहस्यमयी और डरावनी असामान्यताओं को संभालना सरकारी अधिकारियों का काम है। उसकी यह क्षमता या जिम्मेदारी नहीं थी कि वह पूरे गांव का बोझ उठाए। लेकिन गांव छोड़ने से पहले उसे खुद को और अपनी बहन को सुरक्षित रखने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए उसने सपनों के खंडहरों की खोज को तेज करने का निर्णय लिया। उसका लक्ष्य था कि बहुत कम समय में वह महाशक्तियां या सुपर पावर्स हासिल कर ले, ताकि रास्ते में आने वाली किसी भी अनहोनी का सामना कर सके। उसे इस बात की बहुत गहरी चिंता थी कि उनके भागने से पहले कहीं कोई बड़ी विपत्ति उसकी बहन को नुकसान न पहुंचा दे, और इसी डर ने उसे और भी दृढ़ बना दिया था। अपने मिशन को पूरा करने के लिए उसने उस रहस्यमयी पत्र के टुकड़ों को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया और उन्हें राख होते हुए देखा। इसके तुरंत बाद वह तेजी से ओल्ड टैवर्न की ओर निकल पड़ा, जहां उसका उद्देश्य उस रहस्यमयी महिला से मिलना था जिसने उसे टैरो कार्ड दिया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मुख्य दरवाजा बंद था, क्योंकि होटल का मालिक मॉरिस बेनेट नरोका के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। लुमियन हार मानने वालों में से नहीं था। वह चुपके से पिछले रास्ते से होटल के अंदर दाखिल हुआ और ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ गया। होटल की सीढ़ियों पर उसके जूतों की आवाज़ गूंज रही थी, और जब वह उस महिला के कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल सुनाई नहीं दी, जिससे उसका संदेह और बढ़ गया। वहां से वह सीधे कब्रिस्तान की ओर भागा, जहां नरोका का अंतिम संस्कार चल रहा था, और रास्ते में उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि पादरी का छोटा भाई पोंस बेनेट नरोका के घर से बाहर निकल रहा था, जो कि गांव की परंपराओं के अनुसार पूरी तरह से वर्जित और अशुभ था। कोर्डू में माना जाता था कि मृतक के घर में इस तरह प्रवेश करना परिवार की किस्मत को खराब कर सकता है, और पोंस का वहां होना लुमियन को बहुत खटका। लुमियन को अब लगने लगा था कि नरोका की मृत्यु के पीछे शायद वह डरावना उल्लू नहीं, बल्कि पादरे और उसका समूह जिम्मेदार हो सकता है। उसे यह भयानक विचार भी आया कि कहीं वह उल्लू और पादरे का गिरोह आपस में जुड़े हुए तो नहीं है, और क्या यह सब पुराने जादूगर के अवशेषों से संबंधित है। अंतिम संस्कार के दौरान लुमियन ने शोक में डूबे ग्रामीणों के चेहरों को बहुत ध्यान से देखा। उसे संदेह था कि कुछ लोग असली चेहरे के पीछे मुखौटा छिपाए हुए हैं। उस पूरी भीड़ में उसे वह रहस्यमयी महिला कहीं नजर नहीं आई, जिससे उसे बहुत निराशा हुई
क्योंकि वह उससे मार्गदर्शन चाहता था। जब शाम ढली और वह घर लौटा तो उसकी बहन अरोर ने उसे बहुत गंभीरता से देखा और उससे उसकी स्क्रिप्ट के बारे में सवाल किया। लुमियन ने मजाक को किनारे रखते हुए अपनी बहन को बताया कि उसे उन विदेशी मेहमानों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और डरावना पता चला है। उसने अरोर को रयान और उसके साथियों की जांच, मैडम पुआलिस पर उसके संदेह और उस रहस्यमयी पत्र के बारे में विस्तार से बताया। लुमियन ने जोर देकर कहा कि उन्हें तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए और सुरक्षित रहने के लिए डारिएज या बिगोर की ओर भाग जाना चाहिए। अरोर ने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और एक ऐसी समस्या के बारे में बताया जिसे लुमियन पूरी तरह भूल गया था। उसने समझाया कि यदि वे अचानक और बिना किसी कारण के कोर्डो से भागते हैं तो अधिकारियों का शक उन पर जाएगा और वे जांच का मुख्य केंद्र बन जाएंगे। अरोर ने खुलासा किया कि वह एक अनऑफिशियल बियॉन्डर है और यदि वह पकड़ी गई तो उसे इनक्विजिशन द्वारा कड़ी सजा दी जा सकती है या नष्ट किया जा सकता है। लुमियन को अपनी अनुभवहीनता का एहसास हुआ जब अरोर ने बताया कि वे 3 विदेशी भी बहुत शक्तिशाली हैं और बाहर उनके लिए घात लगा सकते हैं। अरोर ने उसे शांत किया और एक बहुत ही चतुर और कानूनी योजना बताई जिससे वे बिना किसी शक के गांव से बाहर निकल सकते थे। वह नोवेल वीकली के लिए एक मशहूर लेखिका के तौर पर काम करती थी और उसने तय किया कि वह प्रशासन के कार्यालय से एक टेलीग्राम भेजेगी। उसकी योजना थी कि वह पत्रिका के संपादकों से अगले लेखक सम्मेलन के बारे में पूछेगी और ट्रायर जाने का निमंत्रण मांगेगी। इस तरह उनका गांव छोड़ना बिल्कुल सामान्य लगेगा और पत्रिका स्वयं उनके रेल टिकटों का खर्च भी उठाएगी। अरोर का मानना था कि जब तक वे इस गांव की असामान्यता से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होते तब तक उनके सुरक्षित निकलने की संभावना बहुत अधिक है। बातों के दौरान लुमियन ने यह पुष्टि की कि क्या बियॉन्डर उन लोगों को कहते हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिस पर अरोर ने सहमति जताई। जब अरोर ने मजाक में पूछा कि क्या वह अपने दोस्तों को यहाँ मुसीबत में छोड़ देगा तो लुमियन ने बहुत ही स्पष्टता से कहा कि उसकी बहन की जान सबसे ऊपर है। रात के गहराते ही जब लाल चांद बादलों के पीछे छिप गया था, लुमियन के मन में घबराहट और बेचैनी घर कर रही थी। उसे डर था कि टेलीग्राम का जवाब आने में लगने वाले समय के दौरान कहीं गांव की रहस्यमयी शक्तियां विस्फोट न कर दे। अपनी ताकत बढ़ाने की तीव्र इच्छा के साथ लुमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर सपनों के खंडहरों में प्रवेश करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और उसे अपनी और अपनी बहन की रक्षा के लिए हर हाल में शक्तिशाली बनना ही होगा। कहानी की शुरुआत होती है जब लुमियन एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में अपनी आंखें खोलता है जो पूरी तरह से धुंधले और भूरे रंग के कोहरे से ढकी हुई है। जैसे ही वह अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की ओर दौड़ता है, उसकी नज़र एक विशालकाय पहाड़ पर पड़ती है जो भूरे लाल पत्थरों और मिट्टी से बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यह पहाड़ केवल 20 या 30 मीटर ऊंचा है, लेकिन इस कोहरे भरे वातावरण में यह ऐसा प्रभाव डालता है जैसे कि यह आकाश को चीरते हुए अनंत तक जा रहा हो। लुमियन इसे सिर्फ एक टीला नहीं बल्कि एक पर्वत शिखर की तरह महसूस करता है, क्योंकि इसका खौफनाक नज़ारा उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर डालता है। उस पहाड़ के नीचे खंडहरों का एक जाल बिछा हुआ है जहां पुरानी और जर्जर इमारतें एक दूसरे के ऊपर परतों की तरह लदी हुई हैं, जो उस जगह को और भी भयानक बनाती है। लुमियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती वह राक्षस है जो हाथ में शॉटगन लेकर घूम रहा है और उसे ट्रैक करने की जबरदस्त क्षमता रखता है। लुमियन विश्लेषण करता है कि वह राक्षस न केवल दौड़ने और कूदने में बहुत तेज है, बल्कि वह बुद्धिमान भी है, क्योंकि वह शॉटगन जैसे जटिल हथियार का इस्तेमाल करना जानता है।
उसे संदेह है कि उस राक्षस के पास शायद कुछ अलौकिक शक्तियां भी हो सकती हैं, जो उसे एक सामान्य शिकारी से कहीं अधिक खतरनाक बनाती हैं। जब लुमियन अपनी स्थिति का आकलन करता है, तो उसे एहसास होता है कि यदि वह उस राक्षस का सीधा मुकाबला करता है, तो उसके जीवित रहने की संभावना केवल 10% है। उसकी विशेष ध्यान लगाने की शक्ति या मेडिटेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाली थी, क्योंकि वह उसे मौत के और करीब ले जा सकती थी और उसे दुश्मन के हमले के प्रति असुरक्षित बना सकती थी। लुमियन के पास छिपकर हमला करने या स्निपिंग करने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई रिवॉल्वर या दूर से मारने वाला हथियार मौजूद नहीं था। पिछले 2 दिनों से वह केवल एक ही बात सोच रहा था कि इस असंभव दिखने वाली जंग को कैसे जीता जाए, और अंत में उसे शिकारी के सबसे पुराने हथियार का विचार आया, जाल बिछाना। उसने गांव के अनुभवी शिकारियों के साथ पहाड़ों में रहकर जाल बिछाने और छोटे-मोटे मजाक करने की कला सीखी थी, जो अब उसके जीवन को बचाने का एकमात्र जरिया थी। उसका पहला विचार यह था कि वह तेल का इस्तेमाल करे, जहां वह एक बड़ी बाल्टी में तेल भरकर उसे ऊंचाई पर लटका दे और राक्षस के आते ही उसे आग के हवाले कर दे। लेकिन उसने इस विचार को यह सोचकर छोड़ दिया कि उस राक्षस की सूंघने की शक्ति बहुत तेज हो सकती है और वह तेल की गंध को सूंघकर खतरे को पहले ही भांप लेगा। लुमियन ने अंततः एक गहरा गड्ढा खोदने और उसके नीचे नुकीले लकड़ी के खंभे गाड़ने का फैसला किया, लेकिन उसे पता था कि दुश्मन भी चालाक है। उसने सोचा कि वह दुश्मन की बुद्धि का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करेगा। उसने राक्षस की तुलना एक औसत दिमाग वाले इंसान से की ताकि वह अपनी योजना को अचूक बना सके। वह जानता था कि खुले मैदान में वह खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि राक्षस उसे दूर से ही शॉटगन से गोली मार देगा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक बहुत ही अनोखा और देसी तरीका निकाला। उसने अपनी छाती और पीठ पर मोटी-मोटी किताबें रस्सियों से बांध ली। यह उसका कामचलाऊ पेपर कवच था, और हालांकि उसे याद था कि उसकी बहन ने उसे आंतरिक चोटों के बारे में चेतावनी दी थी, पर उस समय उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने उस कवच के ऊपर अपनी चमड़े की जैकेट पहनी और खुद को हिलाकर देखा कि क्या वह युद्ध के दौरान आसानी से चल फिर पा रहा है या नहीं। हाथ में कुल्हाड़ी, बेलचा और रस्सियां लेकर वह खंडहरों की ओर बढ़ गया, जहां कोहरा अब गहरा हो रहा था और पहाड़ का रंग खून की तरह लाल दिखने लगा था। उसने बहुत सावधानी से अपने औजार एक टूटे हुए घर के कोने में छिपा दिए और फिर मुख्य स्थान पर जाकर अपना काम शुरू किया। उसने एक पुराने गड्ढे या दरार को चुना ताकि उसे ज्यादा खुदाई न करनी पड़े और उसका समय बच सके, जिसे उसने नुकीले खंभों और रस्सी के जाल से ढक दिया। लेकिन असली खेल दूसरा जाल था। लुमियन ने एक और जाल खोदा, क्योंकि उसे पता था कि एक समझदार दुश्मन पहले जाल को देखकर उसे पार करने की कोशिश करेगा। उसने सोचा कि जब राक्षस पहले जाल को देख लेगा, तो वह खुद को सुरक्षित मानकर दूसरे जाल की ओर ध्यान नहीं देगा और ठीक उसी जगह गिरेगा जहां लुमियन ने असली जाल बिछाया था। यह एक मानसिक युद्ध था, जहां लुमियन दुश्मन के अति आत्मविश्वास का फायदा उठाना चाहता था, जिसे वह एक आम इंसान की कमजोरी मानता था। जब सारा इंतजाम हो गया, तो वह एक दीवार के पीछे छिप गया और अपनी सांसें रोककर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वह सीने से बाहर आ जाएगा, क्योंकि यह लड़ाई उन सामान्य झगड़ों जैसी नहीं थी जो उसने पहले देखे थे। वह जानता था कि यह दुश्मन न तो कोई दया दिखाएगा और न ही किसी इंसानी कानून को मानेगा। यहाँ केवल एक ही चीज निश्चित थी, या तो वह बचेगा या राक्षस। डर के मारे कांपते हुए उसने खुद को शांत करने के लिए सूर्य का ध्यान किया और अपने मन में उस लाल सूरज की छवि को उभारा ताकि उसका मानसिक संतुलन बना रहे।
तभी उस खामोशी में उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे घास के मैदान में कोई बहुत ही धीमी गति से उसकी ओर बढ़ रहा हो। लुमियन समझ गया कि उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई है और वह राक्षस अब उसके जाल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। कोहरे की उस चादर के पीछे मौत और जिंदगी का खेल अब शुरू होने वाला था और लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी की पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। जैसे शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है, वैसे ही लुमियन अब उस क्षण के लिए तैयार था जब उसकी बुद्धि और उसके बिछाए गए जाल उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। ल्यूमियन की इंद्रियां इस समय पूरी तरह से सक्रिय थीं और वह अपने आसपास होने वाली हर छोटी से छोटी हलचल पर पैनी नज़र रखे हुए था। वह अब उतना डरा हुआ महसूस नहीं कर रहा था जितना वह पहले था, क्योंकि अब आखिरकार चीजें वास्तव में घटित होना शुरू हो गई थी। यद्यपि उसका शरीर अभी भी हल्का सा कांप रहा था, लेकिन वह खुद को पहले की तुलना में अधिक नियंत्रण में महसूस कर रहा था और उसके गिरने या हार मानने की संभावना अब बहुत कम थी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा कि उसे तो 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था और यह केवल उसकी बहन औरोर की वजह से है कि वह आज भी जीवित है। ल्यूमियन ने अपने दांत पीसते हुए साहस जुटाया और सोचा कि ये पिछले 5 साल उसके लिए एक मुफ्त उपहार की तरह थे, इसलिए अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक जाल की सतह पर पड़ने वाली वह धुंधली रोशनी और भी मध्यम हो गई, जो संकेत दे रही थी कि कोई बड़ी विपत्ति करीब आ रही है। घने कोहरे के बीच से एक काली छाया उभरती हुई दिखाई दी, जिसने आसमान से आने वाली उस थोड़ी सी रोशनी को भी पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। वह आकृति दूर से एक विशालकाय और खूंखार जानवर जैसी लग रही थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके सिर पर चिपचिपे काले बाल लटक रहे थे। यह रहस्यमयी जीव आधा इंसान और आधा जानवर जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसकी पीठ पर एक शॉटगन बंधी हुई थी और वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। उसने जमीन का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए अपने घुटनों को मोड़ा और छलांग लगाने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया। गहरे रंग की जैकेट और कीचड़ से सनी पैंट पहने हुए उस राक्षस ने अपनी शॉटगन निकाली और एक सधी हुई छलांग लगाकर सीधे जाल के ऊपर से उड़ते हुए फटी हुई सख्त जमीन पर उतरा। जैसे ही वह राक्षस अपने गंदे काले बालों वाले सिर को घुमाता है, उसे पास में ही एक बहुत हल्की सी हलचल महसूस होती है। तभी उस राक्षस की नज़र ल्यूमियन पर पड़ती है, जो बेहद घबराया हुआ दिख रहा था और एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपने की असफल कोशिश कर रहा था। एक धीमी और डरावनी गुर्राहट के साथ वह राक्षस फिर से हवा में ऊंची छलांग लगाता है और सीधे अपने शिकार यानी ल्यूमियन पर झपट्टा मारता है। वह राक्षस ल्यूमियन के खड़े होने की जगह से थोड़ी ही दूरी पर उतरता है ताकि ल्यूमियन पीछे मुड़कर उस पर कोई अचानक हमला न कर सके। ल्यूमियन घबराहट में दीवार के चारों ओर भागने लगता है और अचानक राक्षस की नज़रों से पूरी तरह ओझल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह राक्षस जमीन पर अपने पैर टिकाता है, उसके नीचे की मिट्टी अचानक धंस जाती है और वह रस्सी के जाल के साथ एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। उस सुनसान और खंडहर बन चुकी इमारत में किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज गूंजती है, जिसके साथ एक चूहे जैसी तीखी चीख भी सुनाई देती है। दीवार के पीछे छिपे ल्यूमियन के भीतर इस नज़ारे को देखकर एक रोमांच की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उसकी योजना का पहला कदम पूरी तरह सफल हो गया था। अब ल्यूमियन का अधिकांश डर गायब हो चुका था और उसने तुरंत अपने पास रखी पिचफोर्क यानी कांटे वाली लाठी उठाई और गड्ढे की ओर तेजी से दौड़ा। ल्यूमियन जानता था कि उस बिना खाल वाले राक्षस के पास अद्भुत सहनशक्ति है और क्योंकि उसके पास शॉटगन भी थी, इसलिए उसने सावधानी बरती। उसने खुद को गड्ढे के ठीक ऊपर ले जाने के बजाय दूर से ही अपनी पिचफोर्क से
उस गड्ढे के अंदर अंधाधुंध हमला करना शुरू कर दिया। अचानक स्थिति ने एक नया मोड़ लिया और जैसे ही ल्यूमियन ने पिचफोर्क को गड्ढे में घुसाया, वह किसी चीज से टकराकर बीच में ही रुक गया। अगले ही पल पिचफोर्क के माध्यम से एक जबरदस्त ताकत का झटका लगा और ल्यूमियन को उस गहरे गड्ढे के अंदर खींच लिया गया। इस अचानक हुए हमले से ल्यूमियन पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया और वह संतुलन खोकर आगे की ओर गिर पड़ा। उसने गड्ढे की गहराई में झांकने के बजाय तुरंत पिचफोर्क को अपने हाथ से छोड़ दिया और पास की दीवार की ओर अपनी जान बचाकर भागने लगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और ल्यूमियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी बहुत तेज रफ्तार वाली ट्रेन ने सीधे टक्कर मार दी हो। उसके गले में खून का कड़वा और धातु जैसा स्वाद भर गया और वह जमीन पर गिरकर कई बार लुढ़का, जिसके बाद वह बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाया। उसी क्षण उसने देखा कि वह आधा इंसान और आधा जानवर जैसा भयानक राक्षस उस गहरे गड्ढे से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में उसकी शॉटगन थी और उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ था, जिसमें से गहरे लाल और हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ बाहर बह रहा था। ल्यूमियन के जाल में फंसने के कारण वह राक्षस गंभीर रूप से घायल तो हुआ था, लेकिन उसने अपनी लड़ने की शक्ति और साहस को अभी खोया नहीं था। गड्ढे में गिरते समय उसने अपने शरीर को चतुराई से मोड़ा था ताकि उसे कोई जानलेवा चोट न लगे और उसके हाथ पैर अभी भी सही सलामत काम कर रहे थे। ल्यूमियन बिना एक भी पल बर्बाद किए पास के खंडहरों की ओर तेजी से भागा, क्योंकि यह उसकी एक पूर्वनियोजित रणनीति का हिस्सा था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस बात की पूरी संभावना है कि जाल राक्षस को पूरी तरह से खत्म न कर पाए और वह जवाबी हमला जरूर करेगा। ऐसी स्थिति के लिए ल्यूमियन की योजना पर्यावरण का उपयोग करने की थी, जहां वह राक्षस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलकर उसे थका सके। उसका उद्देश्य समय काटना था ताकि राक्षस के घावों से अधिक खून बह जाए और उसकी प्रतिक्रिया करने की गति और ताकत धीरे धीरे कम हो जाए। तभी पीछे से एक और गोली चलने की जोरदार आवाज आई और जहां ल्यूमियन कुछ पल पहले खड़ा था, वहां की मिट्टी और कंकड़ हवा में उड़ने लगे। वह तुरंत एक आधी ढह चुकी दीवार के पीछे छिप गया और घुटनों के बल रेंगते हुए खंडहर के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे अपने पास हवा के एक तेज झोंके की आवाज सुनाई दी और वह तुरंत समझ गया कि राक्षस ने उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाई है। ल्यूमियन ने फुर्ती से अपनी दिशा बदली और दीवार के एक छोटे से छेद से वापस रेंगकर पीछे की ओर आ गया ताकि वह सुरक्षित रहे। उसने ढही हुई इमारतों और मलबे का पूरा फायदा उठाया और राक्षस के साथ सीधा मुकाबला करने के बजाय उसे केवल अपनी चालों में उलझाए रखा। ल्यूमियन बचपन से ही लुका-छिपी के खेल में बहुत माहिर था, जो उसने पुरानी शरारतों के दौरान डांट और मार से बचने के लिए सीखा था। जैसे जैसे यह खेल आगे बढ़ा, ल्यूमियन का दम फूलने लगा और वह हाँफने लगा, लेकिन उसने गौर किया कि राक्षस भी अब काफी कमजोर पड़ता जा रहा है। राक्षस की दौड़ने की गति, कूदने की ऊंचाई और उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी, जिससे ल्यूमियन को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने खुद को समझाया कि उसे बस थोड़ा और धैर्य रखना है, क्योंकि वह जानता था कि अभी वह राक्षस को सीधे आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा सकता। ल्यूमियन एक टूटी हुई दीवार के सहारे टिककर अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और अपने भीतर उठने वाले जवाबी हमले के आवेग को रोक रहा था। तभी अचानक उसे अपनी पीठ पर एक ऐसा जोरदार प्रहार महसूस हुआ जिसने उसे कई फीट आगे की ओर हवा में उछाल दिया। उसके पीछे की वह दीवार और पत्थर चकनाचूर हो गए और मलबा उसके चारों ओर किसी बारिश की तरह गिरने लगा। उस राक्षस ने उसका पीछा करने के बजाय सीधे अपनी शारीरिक ताकत का
उपयोग करके रास्ते में आने वाली बाधाओं को ही ढहाने का फैसला किया था। वह कमजोर दीवार राक्षस के पूरे वजन और बल को सहन नहीं कर सकी और एक धमाके के साथ पूरी तरह से जमींदोज हो गई। इस खतरनाक टक्कर के कारण राक्षस के घावों से और भी अधिक मात्रा में लाल खून निकलने लगा और जमीन पर फैल गया। ल्यूमियन ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए मलबे के ढेर के पीछे खुद को सुरक्षित किया और राक्षस द्वारा चलाई गई अगली गोली से बाल बाल बचा। दीवार से टकराने के बाद राक्षस को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने और संतुलन बनाने में स्पष्ट रूप से मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी कमर पर बंधे थैले में और गोलियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी क्योंकि वह थैला पूरी तरह खाली हो चुका था। गुस्से में पागल होकर उसने अपनी शॉटगन को जमीन पर पटक दिया और खाली हाथ ल्यूमियन की ओर एक शिकारी की तरह झपटा। ल्यूमियन जानता था कि वह इस लुकाछिपी को अब ज्यादा समय तक जारी नहीं रख सकता क्योंकि शोर की वजह से दूसरे राक्षस भी वहां आ सकते थे। जब ल्यूमियन ने देखा कि राक्षस की गति अब काफी धीमी हो गई है, तो उसने इसे अपने जीवन के सबसे बड़े मौके के रूप में देखा। उसने जानबूझकर एक ढह चुकी इमारत की ओर भागने का नाटक किया और वहां एक सुरक्षित कोने में जाकर अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली। जैसे ही राक्षस कोने से मुड़कर उसके सामने आया, ल्यूमियन ने बिना डरे अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर सीधा प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी बहन द्वारा सिखाई गई लड़ाई की एक विशेष तकनीक का उपयोग किया और अपने शरीर को थोड़ा झुकाकर राक्षस की गर्दन को निशाना बनाया। लेकिन जैसे ही ल्यूमियन राक्षस के सीने से टकराया, वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह राक्षस अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। वह राक्षस एक लोहे की दीवार की तरह अड़िग खड़ा था और उसने ल्यूमियन की पूरी ताकत को आसानी से झेल लिया था। ल्यूमियन का दिल एक पल के लिए बैठ गया और उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की ताकि वह राक्षस की पहुंच से दूर जा सके। लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, राक्षस ने बिजली की तेजी से ल्यूमियन की गर्दन को अपनी लोहे जैसी मजबूत पकड़ में दबोच लिया। ल्यूमियन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा क्योंकि उसे देखकर अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उस राक्षस को चलने फिरने में कोई दिक्कत हो रही है। ल्यूमियन को हवा में ऊपर उठा लिया गया और उसकी गर्दन में होने वाला दर्द इतना असहनीय था कि उसे लगा कि अब उसका अंत निकट है। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे बहुत बुरी तरह धोखा दिया गया है और उस राक्षस ने जानबूझकर कमजोरी का नाटक किया था। उसकी कुल्हाड़ी भी हाथ से छूटकर दूर गिर गई थी और उसका सिर तेजी से घूमने लगा था, जिससे उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। राक्षस ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए ल्यूमियन को छिपने के बजाय खुद पर हमला करने के लिए उकसाया था और ल्यूमियन इस जाल में फंस गया। जब ल्यूमियन की सांसें पूरी तरह उखड़ने लगी, तब उसे उस रहस्यमयी महिला के कहे हुए शब्द याद आए कि उसे अपनी विशेषता का उपयोग करना चाहिए। अपनी आखिरी उम्मीद के साथ ल्यूमियन ने इस भयानक दर्द के बीच भी ध्यान लगाने की कोशिश की और अपने भीतर की शक्ति को जगाने का प्रयास किया। उसके दिमाग में अचानक एक लाल सूरज चमकने लगा और उसने अपनी पूरी मानसिक शक्ति उस सूरज को स्थिर रखने पर केंद्रित कर दी। अगले ही पल उसे एक बहुत ही ऊंची और रहस्यमयी आवाज सुनाई दी जो सीधे उसके दिमाग को चीरती हुई अंदर तक महसूस हो रही थी। वह दर्द इतना भयानक और असहनीय था कि ल्यूमियन को लगा कि उसका हृदय अब फट जाएगा और वह राक्षस की पकड़ को पूरी तरह भूल गया। तभी अचानक वह राक्षस की पकड़ से छूटकर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गया और वह डरावनी आवाज भी बंद हो गई। कुछ समय बाद जब ल्यूमियन की चेतना वापस आई, तो उसने देखा कि वह राक्षस पास ही बैठा हुआ है और उसका पूरा शरीर कांप रहा है। ऐसा लग रहा था
जैसे राक्षस ल्यूमियन के भीतर से निकली उस रहस्यमयी शक्ति से पूरी तरह सुन्न पड़ गया हो या बुरी तरह डर गया हो। ल्यूमियन ने अपनी गिरी हुई कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी झिझक के राक्षस की ओर अपने कदम बढ़ाए ताकि खेल खत्म कर सके। उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत के साथ राक्षस की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया। कुल्हाड़ी राक्षस की मांसल गर्दन में गहराई तक धंस गई और उसकी हड्डियों से टकराकर रुक गई, जिससे खून का फव्वारा छूट पड़ा। ल्यूमियन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर कुल्हाड़ी वापस खींची और फिर से 1, 2 और 3 बार लगातार वार किए। अंत में उस डरावने राक्षस का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा और उसका शरीर कुछ पलों तक कांपने के बाद हमेशा के लिए शांत हो गया। ल्यूमियन की जान में जान आई और उसने अपनी खून से सनी कुल्हाड़ी को हाथ से छोड़ दिया, जो जमीन पर एक भारी आवाज के साथ गिरी। वह अब जोर-जोर से सांसें ले रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी चालाकी और उस विशेष शक्ति के दम पर इस मौत को मात दे दी है। उस सुनसान इमारत के सन्नाटे में अब केवल ल्यूमियन के भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, जो इस खूनी संघर्ष के खत्म होने का प्रमाण थी। राक्षस के साथ हुई उस भयानक लड़ाई के बाद ल्यूमियन के पास आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अन्य राक्षस वहां न आ जाए। उसने अपनी गर्दन और पीठ के असहनीय दर्द को सहन करते हुए बहुत ही सावधानी से उस राक्षस की लाश की ओर कदम बढ़ाए और अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी को मजबूती से थामे रखा। जब उसने अपने बाएं हाथ से राक्षस की तलाशी ली तो उसे केवल 3 तांबे के सिक्के मिले, जिन्हें लिक कहा जाता था, और एक खाली कपड़े का थैला मिला। ल्यूमियन को बहुत निराशा हुई, क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ जादुई या महाशक्तियों से जुड़ी चीज पाने की उम्मीद की थी। लेकिन जैसे ही उसने हार मानने की सोची, तभी उस राक्षस के शरीर से एक गहरी लाल रंग की रोशनी जुगनुओं की तरह निकलने लगी और एक बिंदु पर जमा होने लगी। यह देखकर ल्यूमियन की आंखों में चमक आ गई और उसे महसूस हुआ कि यही वह रहस्यमयी क्रिम्सन रिवॉर्ड है जिसका उसे इंतजार था। बिना किसी देरी के राक्षस की छाती के ऊपर एक चिपचिपा और गहरे लाल रंग का पदार्थ उभर कर आया, जो देखने में किसी जादुई गोले जैसा था। ल्यूमियन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना फिसलन भरा था कि 2 बार उसके हाथ से फिसल गया। फिर भी उसने उसे अपनी हथेली में मजबूती से थाम लिया। वह पदार्थ वजन में बहुत हल्का था, लेकिन उसकी बनावट लचीली और चिकनी थी, जिसे देखकर ल्यूमियन को अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ, क्योंकि वह रहस्यवाद के बारे में कुछ नहीं जानता था। जैसे ही उसने उस लाल गोले को छुआ, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और खून की एक डरावनी गंध महसूस हुई, जिससे उसके मन में हिंसा की भावना जागृत होने लगी। एक पल के लिए वह चाहता था कि अपनी कुल्हाड़ी से उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन तभी उसे अपनी बहन औरोर की शक्तियों के खतरे के बारे में दी गई चेतावनी याद आ गई। उसने तुरंत खुद पर काबू पाया और उस लाल पदार्थ को कपड़े के थैले में डाल दिया ताकि उसका सीधा संपर्क उसकी त्वचा से खत्म हो जाए। जैसे ही वह संपर्क टूटा, ल्यूमियन को शांति महसूस हुई और उसका गुस्सा और उत्तेजना धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने उस थैले को सुरक्षित रूप से अपनी लेदर जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया ताकि उसके खोने का कोई डर न रहे। इसी बीच उसकी पीठ से वह किताब गिर गई जिसने ढाल बनकर उसकी जान बचाई थी, जो कि मॉक एग्जामिनेशन पेपर्स की अभ्यास पुस्तिका थी जिसे औरोर ने तैयार किया था। उस फटी हुई किताब को देखकर ल्यूमियन मुस्कुराया और उसने खुद से कहा कि ज्ञान ही वास्तव में शक्ति है, और उसने उस किताब को फेंकने के बजाय संभाल कर रख लिया। मैदान साफ करने के बाद वह सतर्कता के साथ अपने घर पहुंचा और वहां पहुंचकर ही उसने राहत की सांस ली जब उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया।
थकान और दर्द के बावजूद उसने आईने में अपने घावों को देखा, जहां उसकी गर्दन पर नीले काले निशान और शरीर पर अनगिनत खरोंचें मौजूद थीं। उसने अपनी लड़ाई का विश्लेषण किया और माना कि उसकी योजना तो अच्छी थी, लेकिन अनुभव की कमी और अति आत्मविश्वास के कारण वह लगभग मारा ही गया था। वह केवल इसलिए बच पाया क्योंकि उसने अपनी विशेष क्षमता को सक्रिय किया था, जिसने उस शक्तिशाली राक्षस के मन में भी अटूट डर पैदा कर दिया था। लुमियन को अब यह समझ आ गया था कि उसके घर के पास राक्षस इसलिए नहीं आते क्योंकि घर के अंदर उस आवाज़ का मालिक छिपा है, जो इन राक्षसों से भी अधिक डरावना है। उसने तय किया कि जब तक वह खुद एक बेयॉन्डर बनकर शक्तिशाली नहीं हो जाता, तब तक वह इस रहस्यमयी शक्ति को नहीं छेड़ेगा। उसने सोचा कि वह इस लाल गोले के बारे में ओल्ड टैवर्न की उस रहस्यमयी महिला से सलाह लेगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। अगली सुबह जब वह वास्तविकता में जागा, तो उसने पाया कि सपने के घाव उसके शरीर पर अब भी मौजूद थे, हालांकि वे थोड़े कम गहरे थे। परंतु उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पाया कि वह कीमती लाल गोला गायब हो चुका था और वह इसे वास्तविकता में नहीं ला सका। यह स्थिति उस विदेशी महिला की बातों के विपरीत थी, जिससे लुमियन काफी परेशान और गंभीर हो गया। इसके बाद वह अपनी बहन औरोर से मिला, जो गंभीरता से ब्रश कर रही थी, और उसने लुमियन को टेलीग्राम भेजने के लिए पैसे दिए। लुमियन ने प्रशासक के कार्यालय जाकर अपना काम पूरा किया और फिर उन अनसुलझे सवालों के जवाब के लिए वापस टैवर्न की ओर निकल पड़ा। जिस प्रकार एक मुसाफिर अपनी मंजिल के लिए हर कठिनाई को पार करता है, लुमियन भी अपनी और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए इस रहस्यमयी दुनिया के खतरों से लड़ने के लिए तैयार है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब लुमियन ओल्ड टैवर्न के धुंधले प्रकाश वाले कमरे में दाखिल होता है और उसकी नज़र उस रहस्यमयी महिला पर पड़ती है। वह महिला हमेशा की तरह अपने कोने वाली मेज पर बैठी है और इस बार उसने समाज के उच्च वर्ग की तरह एक लंबी भूरी प्लीटेड ड्रेस और मखमली टोपी पहनी है। लुमियन उसे इतनी सुबह वहां देखकर हैरान होता है और उससे पूछता है कि क्या वह इतनी जल्दी वहां आ गई है, जिस पर वह बहुत ही रहस्यमयी जवाब देती है। महिला कहती है कि शायद यह संभव है कि वह पूरी रात सोई ही न हो, जो लुमियन को उसकी बहन औरोर की याद दिलाता है, जो अक्सर काम के समय जागती रहती थी। लुमियन जब उसकी मेज की ओर देखता है तो वहां सजे हुए शानदार नाश्ते को देखकर दंग रह जाता है, जिसमें क्रीम सूफले, मफिन और क्रोइसेंट शामिल थे। कोरु जैसे छोटे से गांव में इतना बेहतरीन खाना मिलना नामुमकिन था, क्योंकि वहां केवल औरोर या प्रशासक के है कि उसे मीठा खाना बहुत पसंद है और इंटीज के डेसर्ट्स की विविधता इतनी अधिक है कि उन्हें चखने में 1 महीना लग सकता है। बातचीत के दौरान यह पता चलता है कि वह महिला असल में लोएन राज्य से है, जिसे इंटीज के लोग भाप की मशीनों और तले हुए खाने के लिए चिढ़ाते थे। लुमियन उसे बताता है कि उसने सपने में अपनी शॉटगन की मदद से उस भयानक राक्षस को मार गिराया है, जिसने उसे लंबे समय से परेशान कर रखा था। राक्षस को मारने के बाद उसे एक गहरे लाल रंग की वस्तु मिली है, जिसे पकड़ने पर उसे अपने भीतर बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन और दुश्मनी का एहसास होता है। लुमियन को लगता है कि यह कोई जादुई वस्तु है, लेकिन वह इस बात से परेशान है कि वह सपने से निकलकर हकीकत में उसके पास क्यों नहीं आई। महिला उसे समझाती है कि सपने की दुनिया से वह केवल अपनी शारीरिक स्थिति और अलौकिक विशेषताओं को ही हकीकत में ला सकता है, किसी वस्तु को नहीं। लुमियन को अब समझ आता है कि उसका सपना असल में एक प्राचीन खंडहर है, जो किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के सपने में डूबा हुआ है। उसके सीने पर जो रहस्यमयी निशान हैं, वे एक गुप्त रास्ते की तरह काम करते हैं, जो उसे सीधे उन खंडहरों तक ले जाते हैं जहां राक्षस रहते हैं। सपने में लुमियन का घर
उसके अवचेतन मन की एक सुरक्षित जगह है जहां वह खुद को सबसे महफूज महसूस करता है और वहां राक्षस नहीं आ सकते। लुमियन उस महिला से पूछता है कि उसे उस लाल रंग के गोले का क्या करना चाहिए और क्या वही वह बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वह बात कर रही थी। वह महिला बहुत दयालुता दिखाते हुए उसे एक चांदी के फाउंटेन पेन से हंटर पोशन का पूरा फॉर्मूला एक नोट पर लिखकर दे देती है। इस पोशन की मुख्य सामग्री वही हंटर बियॉन्डर विशेषता है और सहायक सामग्री में रेड वाइन, रेड चेस्टनट फ्लावर और तुलसी जैसी चीजें शामिल हैं। वह महिला उसे रहस्यवाद का ज्ञान देते हुए बताती है कि दुनिया में कुल 22 सामान्य रास्ते हैं और हर रास्ते में 10 अलग अलग सीक्वेंस होते हैं। ये सीक्वेंस नंबर 9 से शुरू होकर 0 तक जाते हैं और नंबर जितना कम होता है इंसान की अलौकिक शक्ति और उसका स्तर उतना ही अधिक बढ़ जाता है। लुमियन को पता चलता है कि उसकी बहन औरोर पहले से ही द हर्मिट रास्ते की सीक्वेंस 7 यानी एक शक्तिशाली वारलॉक बन चुकी है। लुमियन यह जानकर थोड़ा उदास होता है कि वह अपनी बहन से बहुत पीछे है, लेकिन वह ठान लेता है कि वह उस पर बोझ नहीं बनेगा। महिला उसे एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि सीधे ऊंचे सीक्वेंस का पोषण पीना मौत को बुलावा देने के बराबर है, क्योंकि इससे इंसान राक्षस बन सकता है। यदि कोई पोषण पीने के बाद अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका शरीर टूट जाता है या वह अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है। वह बताती है कि जो राक्षस लुमियन ने सपने में मारा था वह भी शायद कभी एक इंसान था जो अपनी शक्तियों को काबू में नहीं रख सका था। इस खतरे को कम करने के लिए एक व्यक्ति के पास बहुत ही मजबूत इच्छाशक्ति, अच्छी शारीरिक स्थिति और थोड़ी किस्मत का होना बेहद जरूरी है। लुमियन सपने की लड़ाई में घायल हो गया था, इसलिए महिला उसे सलाह देती है कि वह रात तक का इंतजार करे जब तक उसका असली शरीर स्वस्थ न हो जाए। हकीकत में शरीर का पूरी तरह से ठीक होना सपने की दुनिया में भी उसे फिर से शक्तिशाली बना देगा, जिससे वह सुरक्षित रूप से पोषण पी सकेगा। लुमियन के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि गांव में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक घटनाएं घटने वाली हैं जिनका उसे सामना करना होगा। इस तरह लुमियन एक हंटर बनने की राह पर चल पड़ता है, जहां उसे न केवल बाहरी दुश्मनों से बल्कि अपने भीतर के अंधेरे से भी लड़ना होगा। लुमियन के मन में उस महिला के प्रति गहरा सम्मान है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि उसकी शक्तियां रयान, लिया और वैलेंटाइन जैसे बेयॉन्डर्स से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। वह बहुत ही विनम्रता के साथ उस महिला से पूछता है कि क्या वह कोई बड़ी कीमत लेकर कोर्डू गांव की समस्याओं को सुलझाने में उसकी सहायता कर सकती है। लुमियन को उम्मीद थी कि यदि यह शक्तिशाली महिला हस्तक्षेप करती है तो उसे और उसकी बहन औरोर को अपनी जान हथेली पर लेकर गांव से भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु उस रहस्यमयी महिला का उत्तर लुमियन के साथ साथ किसी भी सुनने वाले को डराने के लिए काफी था, जब उसने कहा कि वह समस्या तो हल कर सकती है, लेकिन इसकी कीमत सर्वनाश होगी। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि वह मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और उस विनाश में लुमियन भी जीवित नहीं बचेगा। महिला उसे सलाह देती है कि यदि वह सच में एक बेहतर परिणाम और जीवन चाहता है तो उसे केवल अपनी और अपने साथियों की मेहनत और क्षमताओं पर ही विश्वास करना होगा। लुमियन को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता और वह उसकी बातों में किसी मजाक की तलाश करता है, लेकिन महिला के चेहरे पर केवल गंभीरता ही नजर आती है। वह इस बात से अत्यंत चिंतित और हैरान हो जाता है कि आखिर कोर्डू की स्थिति इतनी भयानक कैसे हो गई कि एक शक्तिशाली व्यक्ति का हस्तक्षेप भी मौत का कारण बन सकता है। लुमियन के मन में यह सवाल बार बार उठता है कि यदि एक उच्च स्तरीय शक्ति तबाही लाएगी तो सामान्य लोग और कमजोर बेयॉन्डर्स भला कैसे कुछ बेहतर कर सकते हैं।
इसी अनिश्चितता के बीच वह मन ही मन निर्णय लेता है कि यदि अगले 2 दिनों के भीतर नोवेल वीकली से कोई संदेश नहीं आया तो वह ऑरोर को लेकर तुरंत वहां से पलायन कर जाएगा। जब लुमियन उस महिला से असली समस्या के बारे में दोबारा पूछता है तो वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है कि उसके बताने और लुमियन के खुद खोजने में जमीन आसमान का अंतर होगा। महिला का यह रहस्यमयी व्यवहार और बातों को आधा-अधूरा छोड़ना लुमियन को क्रोधित तो करता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। बातचीत के दौरान लुमियन मैडम पुआलिस के बारे में पूछता है और महिला पुष्टि करती है कि वह वाकई में एक शक्तिशाली बेयॉन्डर है। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है कि मैडम पुआलिस किसी सामान्य पाथवे का अनुसरण नहीं कर रही है, बल्कि वह एक बहुत ही असामान्य और गुप्त रास्ते पर चल रही है। जब लुमियन इसके बारे में और विस्तार से जानना चाहता है तो वह महिला उसे फिर से भविष्य के रहस्यों पर छोड़ देती है और कहती है कि इसका पता उसे समय आने पर चलेगा। लुमियन को अपने सपनों की दुनिया यानी उन खंडहरों में कुछ विशेष सामग्री ले जानी थी, जैसे कि रेड चेस्टनट के फूल और चिनार के पत्ते। वह इस बात को लेकर उलझन में था कि वास्तविक दुनिया की इन भौतिक वस्तुओं को वह अपने सपनों के भीतर कैसे ले जा पाएगा। तभी वह रहस्यमयी महिला अपनी उदारता दिखाते हुए कहती है कि वह इस कार्य में बिना किसी शुल्क के उसकी सहायता करेगी। लुमियन को बस उन फूलों और पत्तों को रात को सोते समय अपनी मेज पर रखना था और वह महिला उन्हें जादुई रूप से उसके सपने में स्थानांतरित कर देती। लुमियन को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि क्या उस महिला का संबंध उसकी छाती पर बने उन निशानों या उस डरावनी आवाज से है जो उसके दिमाग में गूंजती रहती है। इसके बाद लुमियन गांव के बाहर रयान, लिया और वैलेंटाइन से मिलता है और उनके सामने पोंस बेनेट और पादरे की संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र करता है। वह उन्हें बताता है कि नारोका की मृत्यु सामान्य नहीं थी और पोंस बेनेट का उसके घर में बिना अनुमति घुसना किसी बड़े अपशकुन का संकेत है। लुमियन बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा करता है कि पादरे एक अच्छा इंसान नहीं है और वह चर्च की पवित्रता को कलंकित कर रहा है। वह एक अत्यंत शर्मनाक घटना का वर्णन करता है जब उसने पादरे और मैडम पुआलिस को चर्च के भीतर ही अनैतिक कार्यों में लिप्त देखा था। इतना ही नहीं, वह पादरे की उस विकृत सोच के बारे में भी बताता है जिसमें वह संपत्ति बचाने के लिए भाई बहन की शादी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर वैलेंटाइन जैसा कट्टर धार्मिक व्यक्ति क्रोध से कांपने लगता है और वह पादरे की नैतिकता पर गंभीर सवाल उठाता है। लुमियन उन्हें सचेत करता है कि पादरे कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक करने की योजना बना रहा है और वह इनक्विजिशन के आने से डरा हुआ है। कहानी फिर गांव के चौक की ओर मुड़ती है जहां स्प्रिंग एल्प का चुनाव होना है और सभी ग्रामीण वहां उत्सुकता के साथ जमा हुए हैं। लुमियन की दोस्त एवा बहुत ही घबराई हुई है क्योंकि वह इस प्रतियोगिता की मुख्य उम्मीदवार है और लुमियन उसे ढांढस बंधाता है। लुमियन के अनुसार ऑरोर सबसे सुंदर है, लेकिन उम्र की पाबंदियों के कारण केवल एवा ही इस सम्मान की असली हकदार मानी जा रही है। अंत में प्रशासक बेउस्ट खिड़की पर प्रकट होते हैं और भारी मतों के साथ एवा को स्प्रिंग एल्प घोषित कर दिया जाता है। लुमियन उत्सव के बीच से ही बहाना बनाकर घर लौटता है और अपनी बहन से संदेश के बारे में पूछता है, लेकिन वहां अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ था। ऑरोर उसे चेतावनी देती है कि कोर्डू के हालात अब नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं और उसे अपनी रक्षा के लिए और भी कड़ा अभ्यास करना होगा। लुमियन अपनी बहन से मसाज करवाकर अपनी थकान और दर्द मिटाता है और रात के अंधेरे में अपनी उन जादुई सामग्रियों को मेज पर सजाता है। वह एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद के साथ अपनी आंखें मूंद लेता है ताकि अगली बार जब वह सपने के खंडहरों में जाए तो वह अपनी शक्तियों को और बढ़ा सके। कोर्डू का यह रहस्यमयी जाल
अब लुमियन के चारों ओर कसता जा रहा है और आने वाला समय ही बताएगा कि वह इस अंधेरे से कैसे बाहर निकलता है। दोस्तों, इस कहानी लुमियन जब उस रहस्यमयी और घने धूसर कोहरे के बीच अपनी आंखें खोलता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया अपने शरीर की स्थिति की जांच करना नहीं थी, बल्कि वह झटके से उठकर खिड़की के पास रखी मेज की ओर देखने लगा। वहां उस घने कोहरे से छनकर आती हुई कोमल रोशनी में उसे लाल शाहबलूत के 3 फूल और चिनार के पत्तों के चूर्ण की कांच की बोतल रखी हुई दिखाई दी, जिसे देखकर उसे अपार राहत मिली क्योंकि उसकी बहन औरोर ने वास्तव में सपने के भीतर वे सहायक सामग्रियां भेज दी थीं। बिस्तर से उठते ही उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी गर्दन और पीठ में होने वाला वह पुराना असहनीय दर्द और शरीर की सारी बेचैनी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जिससे उसे एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह जल्दी से दर्पण के पास गया और अपनी कमीज उतारकर स्वयं का निरीक्षण किया, जहां उसने पाया कि वे 5 खूनी उंगलियों के निशान, नीले घाव और खून के थक्के सब मिट चुके थे, मानो वे कभी थे ही नहीं। हालांकि उसे एक पल के लिए लगा कि वह अलौकिक राक्षस को मारना शायद केवल एक सपना था, लेकिन बिस्तर के पास रखी उसकी शॉटगन और कपड़ों के थैले में मौजूद धन और वह किरमिजी वस्तु इस बात का प्रमाण थे कि वह सब वास्तविक था। अपने हृदय को शांत करते हुए लुमियन उस थैले को लेकर पहली मंजिल पर गया, जहां से उसने लाल शराब की एक बोतल, एक बड़ा बियर मग और कुछ तुलसी के पत्ते उठाए और वापस कमरे में आ गया। वह अपनी बहन औरोर द्वारा खरीदी गई मापन बेलन और छोटी डिजिटल तुला को भी साथ लाना नहीं भूला ताकि मिश्रण बनाने में उससे रत्ती भर भी कोई चूक न हो सके। मेज पर सजे हुए उन आवश्यक सामानों को देखकर लुमियन के मन में उत्तेजना और घबराहट दोनों ही महसूस हो रही थी, क्योंकि अब वह ऐतिहासिक पल आ गया था जब उसे उस शक्तिशाली काढ़े का निर्माण करना था। वह इस बात से भलीभांति परिचित था कि ये काढ़े कोई साधारण पेय नहीं है, ये शराब से भी अधिक खतरनाक होते हैं, जो एक छोटी सी गलती होने पर पीने वाले को मौत के घाट उतार सकते हैं या उसे एक भयानक राक्षस में बदल सकते हैं। लुमियन ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत सावधानी से मापन बेलन का उपयोग करके मग में 80 मिलीलीटर लाल शराब डाली और फिर उसमें तौलकर 10 ग्राम तुलसी और 5 ग्राम चिनार का चूर्ण मिला दिया। जब उसने उसमें एक लाल शाहबलूत का फूल डाला तो मिश्रण अभी भी सामान्य तरल जैसा ही दिख रहा था, जिसमें कुछ कचरा और एक तैरता हुआ फूल था, लेकिन असली जादू अभी बाकी था। जैसे ही उसने उस थैले से वह विशेष किरमिजी पदार्थ निकाला और उसे मग के भीतर डाला, अचानक मग के भीतर एक रहस्यमयी हलचल और बुदबुदाहट शुरू हो गई। बिना किसी शोर के वह गहरा लाल पदार्थ तेजी से घुलने लगा और उसने आसपास के पूरे तरल को अपनी ओर सोख लिया, जिससे पूरा मग गहरे खूनी लाल रंग में बदल गया और वह फूल पूरी तरह विलीन हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के लुमियन ने उस शिकारी काढ़े को उठाया और आने वाले परिणामों के लिए खुद को तैयार करते हुए उसे एक ही सांस में पूरा गटक गया। काढ़ा गले से नीचे उतरते ही लुमियन के नथुनों में खून की एक बहुत ही तीखी गंध भर गई और उसे अपने कानों में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं जो उसके होश उड़ाने के लिए काफी थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने आग का कोई दहकता हुआ गोला निगल लिया हो, जो उसकी ग्रासनली, पेट, हृदय, फेफड़ों और शरीर की हर एक रक्तवाहिका को भीतर से बुरी तरह जला रहा था। लुमियन ने अपनी चेतना को बचाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष किया, क्योंकि उसे याद था कि यदि वह इस समय बेहोश हो गया तो उसका अंत निश्चित है और वह इस अलौकिक शक्ति के परीक्षण में हार जाएगा। तभी उसके मस्तिष्क में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी जो इतनी भयानक और चुभने वाली थी जैसे स्टील के तीखे कांटे उसके दिमाग को चारों तरफ से छलनी कर रहे हों। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसके मांस के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण उसने अपने दांत भींच लिए और अपनी मुट्ठियां जोर से कस लीं। धीरे धीरे वह धूसर कोहरा और भी घना हो गया
और वह असहनीय दर्द तथा कानों में गूंजती डरावनी आवाजें शांत होने लगी, जिससे लुमियन ने राहत की सांस ली और अपने शरीर पर नियंत्रण पाया। उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन ने सही चेतावनी दी थी। केवल एक अनुक्रम 9 के काढ़े ने ही लगभग उसके प्राण ले लिए थे, जो इस मार्ग की भयंकरता और जोखिम को दर्शाता है। स्वस्थ होने के बाद जब उसने हवा में एक जोरदार मुक्का चलाया तो उससे एक ध्वनि विस्फोट जैसी आवाज निकली, जिसने उसे चकित कर दिया कि अब उसके पास कितनी अपार शारीरिक शक्ति आ गई है। उसने अपने छोटे से कमरे में उन युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया जो औरोर ने उसे सिखाई थीं, और उसने पाया कि उसकी गति और सटीकता अब किसी साधारण इंसान की कल्पना से परे थी। उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास एक भालू जैसी ताकत और एक बिल्ली जैसी चपलता आ गई है, जो उसे बिना किसी थकान के निरंतर लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तभी उसे अपने शरीर से खून की गंध आई और दर्पण में देखने पर पता चला कि उसके चेहरे और हाथों पर छोटे लाल धब्बे थे, जो काढ़े के प्रभाव से फटी हुई सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं के कारण बने थे। वे धब्बे भी जादुई प्रभाव से तुरंत ठीक हो गए, और अब उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तीव्र हो गई थी कि वह हवा में मौजूद हर सूक्ष्म गंध को अलग-अलग श्रेणी में बांटकर पहचान सकता था। अब उसकी दृष्टि और सुनने की क्षमता भी असाधारण रूप से बढ़ गई थी। वह अब अदृश्य पैरों के निशान देख सकता था और अपने दिल की धड़कन के साथ-साथ बाहर की मंद हवा को भी सुन सकता था। शिकारी बनने के बाद उसे 2 और महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त हुए। पहला यह कि वह अपने परिवेश में किसी भी वस्तु या शत्रु के कमजोर बिंदुओं को सटीकता से पहचान सकता था। दूसरा यह कि उसे जंगली पौधों और जानवरों के अंगों का गहरा और सहज ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिससे वह जंगल में जीवित रहने के लिए दवाइयां या घातक जहर स्वयं तैयार कर सकता था। लुमियन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना और वातावरण का सही लाभ उठाना ही उसे एक महान शिकारी बनाएगा। जब वह खिड़की के पास जाकर खंडहरों को देखता है तो उसे पहली बार खतरे और भय का एक गहरा अंतर्ज्ञान महसूस होता है, जो उसकी नई विकसित हुई शिकारी इंद्रियों का परिणाम था। वह खुद को साफ करके और नए कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट जाता है, यह जानने के लिए उत्सुक कि क्या ये शक्तियां वास्तविक दुनिया में भी उसके साथ काम करेंगी। जब वह वास्तविक दुनिया की खामोश रात में जागता है तो उसे यह जानकर परम आनंद मिलता है कि उसकी शिकारी शक्तियां वास्तविक दुनिया में भी पूरी तरह बरकरार हैं। अपने सीने पर हाथ फेरते हुए उसे वह कांटों की जंजीर जैसा काला प्रतीक महसूस होता है, जो धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, जो उसे भविष्य के रहस्यों के प्रति सचेत करता है। तभी उसकी नज़र पास के पेड़ पर पड़ती है, जहां वह पौराणिक उल्लू चुपचाप बैठकर उसे अपनी गहरी आंखों से देख रहा था, मानो वह लुमियन के इस नए सफर का मौन साक्षी हो। रात के उस घने अंधेरे में जब पूरा कोडू गांव सो रहा था, लुमियन की खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी उल्लू अपनी भूरी पीली आंखों से उसे टकटकी लगाए घूर रहा था, जो कि एक बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता था। लुमियन अब पहले की तरह डरपोक या कमजोर नहीं था, क्योंकि वह एक बियॉन्डर बन चुका था। इसलिए उसने बिना डरे उल्लू को ललकारा और उससे कुछ बोलने को कहा, ताकि वह उसके आने का असली मकसद जान सके। लेकिन वह उल्लू पूरी तरह से खामोश रहा और कुछ देर तक लुमियन को घूरने के बाद चुपचाप अपने पंख फैलाकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया, जिससे लुमियन को थोड़ी चिड़चिड़ाहट तो हुई, लेकिन उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की। लुमियन को याद आया कि पिछली बार जब यह उल्लू दिखा था, तब उसने गांव की एक महिला नरोका की परछाई देखी थी और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर आई थी, जिससे यह साफ था कि यह पक्षी मौत का पैगाम लाता है। उसने सावधानी से बाहर के अंधेरे का मुआयना किया, लेकिन जब उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा तो उसने राहत की सांस ली और बिस्तर पर लेटकर अपनी अगली योजना के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। लुमियन अब समझ चुका था
कि कोरू गांव की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उसे अपनी बहन अरोर के साथ यहाँ से जितनी जल्दी हो सके ट्रियर शहर की ओर निकलना होगा। उसने मन ही मन तय किया कि अगर अगले दिन उसे कोई संदेश नहीं मिलता तो वह लेंट के त्योहार के दौरान चुपचाप गांव छोड़ देगा, क्योंकि उस समय गांव वाले उत्सव में व्यस्त होंगे और किसी का ध्यान उन पर नहीं जाएगा। लुमियन ने भागने के लिए एक ऐसा पहाड़ी रास्ता चुना जो बहुत खतरनाक और टूटा हुआ था, जिसे चरवाहे भी पार करना नामुमकिन समझते थे, लेकिन उसे अपनी नई हंटर शक्तियों और अरोर की जादूगरी पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह लुमियन जल्दी उठा और उसने किचन में जाकर कीमे वाले नूडल्स बनाए, क्योंकि वह अपनी बहन को खुश करना चाहता था और उसका मन गांव छोड़ने के विचार से बहुत उत्साहित था। जब अरोर सोकर उठी तो लुमियन ने उसे अपनी भागने की योजना के बारे में बताया कि वे मैडम पुआलिस से टट्टू उधार लेकर ऊपर के चरागाहों की ओर जाएंगे और फिर वहां से उस गुप्त रास्ते से पहाड़ पार करेंगे। अरोर अपने भाई की इस बुद्धिमानी और परिपक्वता को देखकर बहुत खुश हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसका छोटा भाई अब सच में बड़ा हो गया है और जिम्मेदारी उठाने के लायक बन गया है। नाश्ता करने के बाद लुमियन गांव के पुराने टैवर्न की ओर निकला, जहां रास्ते में उसकी मुठभेड़ पोंस बेनेट से हुई, जो गांव के पादरी का छोटा भाई था और हमेशा लुमियन को परेशान करने की कोशिश करता था। लुमियन उसे ताना मारता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश करता है ताकि लुमियन अपनी नई बियॉन्डर शक्तियों को टेस्ट कर सके। लेकिन पोंस बेनेट डर के मारे ऐसे भाग जाता है जैसे उसने कोई खून का प्यासा जंगली जानवर देख लिया हो, जिससे लुमियन हैरान हो जाता है। लुमियन को एहसास होता है कि पोंस बेनेट में शायद कोई जानवरों जैसी आदत आ गई है, जिससे उसे खतरे का अंदाज़ा हो जाता है। वह पोंस का पीछा नहीं करता क्योंकि वह नहीं चाहता कि उनके भागने से पहले गांव में कोई बड़ी मुसीबत शुरू हो जाए और उनका प्लान फेल हो जाए। टैवर्न पहुंचने पर लुमियन की मुलाकात उस रहस्यमयी औरत से होती है जो आज एक खूबसूरत ग्रे ड्रेस पहने बैठी है और मुस्कुराकर लुमियन का स्वागत करती है। लुमियन गर्व से उसे बताती है कि वह सफलतापूर्वक एक हंटर बन गई है और अब बियॉन्डर दुनिया के बारे में और जानना चाहती है। वह औरत लुमियन को दो बहुत ज़रूरी कानूनों और एक तरीके के बारे में बताती है जो इस रहस्यमयी दुनिया की नींव का काम करते हैं। वह बताती है कि दुनिया में सभी सुपरनैचुरल पावर का सोर्स सबसे पुराना या बनाने वाला है, जिसके शरीर से सभी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। हर बियॉन्डर पाथ का एक सीक्वेंस शून्य होता है जो एक सच्चे भगवान के बराबर होता है, और हंटर पाथ का सीक्वेंस शून्य रेड प्रीस्ट है जो अभी खाली है। वह लुमियन को बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की अविनाशिता के नियम के बारे में डिटेल में समझाती है। इस नियम के अनुसार बियॉन्डर पावर कभी खत्म या दोबारा नहीं बनती, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में और एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफर होती है। लुमियन को एहसास होता है कि उसकी बहन अरोरा के सामने जो खतरा है वह एक दुष्ट भगवान है जिसे हिडन सेज कहते हैं। ये शिक्षाएं मिलने के बाद लुमियन को एहसास होता है कि बियॉन्डर बनना सिर्फ पावर पाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सख्त नियमों का पालन करने के बारे में भी है। वह जानती है कि यह बहुत कीमती ज्ञान भविष्य में उसकी बहुत मदद करेगा, लेकिन इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। लुमियन अब एक सच्ची शिकारी बनने और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लेती है। जब लुमियन ने अपने भौतिकी के ज्ञान का उपयोग करते हुए इसे ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहना चाहा, तो उसे बताया गया कि यह वास्तव में अविनाशिता का नियम है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त शर्तें जुड़ी हुई हैं। इस नियम का सबसे क्रूर सच यह है कि जब भी किसी बियॉन्डर की मृत्यु होती है तो उसकी बियॉन्डर विशेषताएं खत्म होने के बजाय फिर से एक ठोस रूप में प्रकट हो जाती हैं। इसका सीधा और भयानक अर्थ यह निकलता है कि यदि कोई व्यक्ति नई शक्तियां प्राप्त करना चाहता है
तो उसे केवल राक्षसों का शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह अन्य बियॉन्डर्स को मारकर भी उनकी शक्तियां छीन सकता है। रहस्यमयी महिला ने लुमियन को आगाह किया कि यह नियम आम बियॉन्डर्स को नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपसी अविश्वास बढ़ता है और बियॉन्डर्स एक दूसरे के शिकारी बन जाते हैं। हालांकि लुमियन का तर्क यह था कि इस नियम को एक सामान्य सहमति बनाना चाहिए ताकि कमजोर लोग पहले से ही सचेत रहें और बिना तैयारी के किसी का आसान शिकार न बने। इसके बाद हमें दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नियम को समझना होगा, जिसे बियॉन्डर विशेषताओं के अभिसरण का नियम या लॉ ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है। यह नियम इस प्राचीन विचार पर टिका है कि इस दुनिया के रचयिता, जिन्हें प्राचीनतम या ओल्डेस्ट वन कहा जाता है, उन्होंने खुद को विभिन्न पथों में विभाजित किया था। भले ही वह विभाजित हो गए हों, लेकिन उनका मन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है और वह अभी भी इन बियॉन्डर विशेषताओं के भीतर बिखरा हुआ है। प्राचीनतम का यह बिखरा हुआ मन एक ऐसी छाप की तरह है जिसमें दोबारा एक साथ जुड़ने और प्राचीनतम को पुनर्जीवित करने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि एक बियॉन्डर बनने के बाद आपके अन्य बियॉन्डर्स से टकराने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, विशेष रूप से उनके साथ जो आपके ही पथ या पड़ोसी पथ के हों। जैसे जैसे एक बियॉन्डर अपनी श्रेणी या सीक्वेंस में ऊपर बढ़ता है, अभिसरण की यह शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक होती जाती है। लुमियन ने इसे बहुत बारीकी से समझा कि अभिसरण का यह नियम अनिवार्य रूप से बड़े पैमाने पर संघर्षों और नरसंहार की ओर ले जाता है, क्योंकि शक्तिशाली बियॉन्डर्स एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। जब कोई बियॉन्डर श्रेणी 4 से श्रेणी 1 तक पहुंचता है, तो उसे डेमीगॉड या अर्धदेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो आधा मानव है और आधा भगवान। इसमें श्रेणी 4 और 3 को संत कहा जाता है, जबकि श्रेणी 2 और 1 के अत्यंत शक्तिशाली स्तरों को एंजेल या देवदूत के रूप में जाना जाता है। हर बियॉन्डर विशेषता के भीतर प्राचीनतम की एक मानसिक छाप मौजूद होती है और उच्च श्रेणियों में यह छाप इतनी प्रबल होती है कि वह व्यक्ति के अस्तित्व को ही मिटा सकती है। इसी कारण से बियॉन्डर का मार्ग हमेशा पागलपन और नियंत्रण खोने के जोखिम से भरा होता है, जहां एक छोटी सी गलती आपको एक भयानक राक्षस में बदल सकती है। पागलपन का खतरा केवल मानसिक छाप से ही नहीं आता, बल्कि पोषण पीने के गलत तरीके या गलत क्रम से भी शरीर और आत्मा के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है। कुछ रहस्यमयी अस्तित्व जैसे कि हिडन सेज भी बियॉन्डर्स को प्रभावित करते हैं, जैसे कि मिस्ट्री प्रायर पथ के लोगों को पोषण पीते समय ज्ञान के तीव्र प्रहार से पागल किया जा सकता है। लुमियन ने स्वयं हंटर पोषण पीने के बाद एक ऐसी डरावनी आवाज़ सुनी थी जो किसी ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व की थी जिसके बारे में केवल जानना ही आपको दूषित कर सकता है। रहस्यवाद में पड़ोसी पथ या नेबरिंग पाथवे का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः एक ही पथ पर चलना सुरक्षित होता है, अन्यथा नियंत्रण खोना तय है। लेकिन श्रेणी 4 पर पहुंचने के बाद जो मानव और अर्धदेव के बीच की विभाजक रेखा है, एक बियॉन्डर अपने पड़ोसी पथ पर छलांग लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर हंटर पथ का पड़ोसी पथ असैसिन यानी हत्यारा पथ है, और इसी तरह मिस्ट्री प्रायर का पड़ोसी पथ सावंत है। यदि कोई बियॉन्डर अपना पथ बदलता है, तो पिछले पथ के नकारात्मक प्रभाव जैसे कि हिडन सेज का असर कम जरूर हो जाता है, लेकिन वह विशेषताएं शरीर में बनी रहती हैं। इन विशेषताओं को शरीर से बाहर निकालने का सबसे आसान तरीका संतान पैदा करना बताया गया है, क्योंकि ये शक्तियाँ आनुवांशिकता के माध्यम से बच्चों में स्थानांतरित हो सकती हैं। इन सभी भयानक खतरों से बचने और अपनी शक्तियों को सुरक्षित रूप से शरीर में समाहित करने के लिए एक्टिंग मेथड या अभिनय पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह अभिनय पद्धति रहस्यमयी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है, क्योंकि यह पोषण को पचाने में मदद करती है और पागलपन के जोखिम को कम करती है।
अभिनय पद्धति का अर्थ है अपनी श्रेणी के नाम के अनुसार समाज में एक अभिनेता की तरह व्यवहार करना ताकि आप उस शक्ति के साथ अपना तालमेल बिठा सके। लुमियन ने शुरू में सोचा कि उसे केवल पहाड़ों में शिकार करना होगा, लेकिन उसे समझाया गया कि यह केवल सतही अभिनय है और उसे इसके गहरे अर्थों को समझना होगा। जैसे कि एक बड़ा शहर भी एक जंगल की तरह है, जहाँ हर इंसान या तो शिकारी की भूमिका में है या वह किसी दूसरे का शिकार बनने की कगार पर खड़ा है। जब कोई बियॉन्डर अपने पोषण को पूरी तरह पचा लेता है, तो उसे भीतर से एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब वह अगले सीक्वेंस के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। इन सभी श्रेणियों और रास्तों का ज्ञान ब्लास्फेमी स्लेट या ईशनिंदा की पट्टिकाओं से आता है, जो प्राचीनतम के अवशेषों से उत्पन्न हुई थी। सम्राट रोसेल ने इन्हीं पट्टिकाओं का अध्ययन करके 22 दिव्य पथों का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लास्फेमी कार्ड्स बनाए थे, जो देवताओं के रहस्यों को उजागर करते हैं। सम्राट रोसेल खुद भी एक अत्यंत शक्तिशाली बियॉन्डर थे, जो लगभग देवता के समान थे, और उनकी डायरी के पन्ने आज भी गुप्त ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना माने जाते हैं। अंत में यह समझना आवश्यक है कि बियॉन्डर का जीवन एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है, जहाँ एक तरफ अभिनय की कला है और दूसरी तरफ पूर्ण विनाश का गहरा गर्त। एक बियॉन्डर को अपनी भूमिका में इतना डूबना पड़ता है कि वह शक्ति को पचा सके, लेकिन उसे हमेशा अपनी असली पहचान को याद रखना होता है ताकि वह अपनी मानवता न खो दे। कहानी की शुरुआत एक ओल्ड टैवर्न की खिड़की से बाहर देखती एक रहस्यमयी महिला और ल्यूमियन के बीच की बातचीत से होती है, जहां हमें इस दुनिया के बुनियादी नियमों के बारे में पता चलता है। महिला ल्यूमियन को लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी यानी बियॉन्डर विशेषताओं की अविनाशीता के नियम के बारे में समझाती है और बताती है कि कैसे इंसान और ये जादुई विशेषताएं मिलकर बियॉन्डर बनते हैं। जब ये रहस्यमयी विशेषताएं किसी निर्जीव वस्तु के साथ जुड़ जाती हैं, तो उन्हें मिस्टिकल आइटम्स या रहस्यमयी वस्तुएं कहा जाता है, क्योंकि वस्तुओं में अपनी कोई आत्मा या आत्मनियंत्रण नहीं होता है। इन वस्तुओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे न केवल असाधारण शक्तियां प्रदान करती हैं, बल्कि उनके साथ बहुत ही भयानक और मजबूत नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं, जो इस्तेमाल करने वाले के लिए घातक हो सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए विभिन्न चर्च इन वस्तुओं को सील करके सुरक्षित रखते हैं और इन्हें सील्ड आर्टिफैक्ट्स का नाम दिया जाता है, जिन्हें केवल जरूरत पड़ने पर ही विशेष तरीकों से सक्रिय किया जाता है। इन सील्ड आर्टिफैक्ट्स को उनकी शक्ति और खतरे के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें ग्रेड 3, 2, 1 और 0 के रूप में जाना जाता है, जहां 0 ग्रेड की वस्तुएं सबसे अधिक विनाशकारी और खतरनाक मानी जाती हैं। ल्यूमियन को संदेह होता है कि क्या ये लेवल 0 की वस्तुएं गिरे हुए देवताओं या नष्ट किए गए दुष्ट देवताओं के अवशेषों से बनी हैं, लेकिन उसे बताया जाता है कि इनमें से अधिकांश एंजेल स्तर की होती हैं और केवल कुछ में ही देवताओं को मारने की क्षमता होती है। बियॉन्डर की दुनिया में एक और श्रेणी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की होती है, जो बियॉन्डर्स द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्ति या देवताओं की मदद से बनाई जाती हैं, लेकिन इनमें स्थायी विशेषताएं नहीं होती। यही कारण है कि ताबीज, लोशन और अन्य ऐसी वस्तुओं की शक्ति समय के साथ खत्म हो जाती है और उन्हें केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, जबकि बियॉन्डर हथियार सालों तक स्थिर और प्रभावी बने रहते हैं। इस दुनिया की संरचना के बारे में बताते हुए महिला कहती है कि यह दुनिया 3 स्तरों में विभाजित है। पहली वास्तविक दुनिया जिसे हम देखते हैं, दूसरी आत्मा की दुनिया यानी स्पिरिट वर्ल्ड, और तीसरी नक्षत्र दुनिया जिसे एस्ट्रल वर्ल्ड कहा जाता है। स्पिरिट वर्ल्ड वह स्थान है जहां आत्माएं निवास करती हैं और जहां वास्तविकता के भौतिक नियम काम नहीं करते, जबकि एस्ट्रल वर्ल्ड को मूल रूप से देवताओं की दुनिया माना जाता था, जिसमें अब पूरे ब्रह्मांड को शामिल किया गया है। ल्यूमियन, जो एक हंटर यानी शिकारी के मार्ग पर है, उसे पता चलता है कि सीक्वेंस 7 तक पहुंचने से पहले उसके पास आत्मा जैसी
अदृश्य संस्थाओं से निपटने की कोई सीधी क्षमता नहीं होती है। हंटर पाथवे के अगले चरणों की बात करें तो सीक्वेंस 8 को प्रोवोकर यानी उकसाने वाला और सीक्वेंस 7 को पायरोमेनियाक यानी अग्न्युन्मादी के नाम से जाना जाता है, जो हंटर की शक्तियों में विस्तार करते हैं। महिला ल्यूमियन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देती है कि उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि वह केवल अभिनय यानी एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि अगर कोई अपने काल्पनिक किरदार को पूरी तरह सच मान लेता है तो वह अपना अस्तित्व खो देता है। हंटर्स सीधे तौर पर जादुई वस्तुएं नहीं बना सकते, लेकिन अपनी बढ़ी हुई आध्यात्मिकता के साथ वे अनुष्ठानिक जादू सीख सकते हैं और देवताओं या गुप्त संस्थाओं से प्रार्थना करके उनकी प्रतिक्रिया के रूप में मंत्र या हथियार प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि छिपी हुई संस्थाओं से प्रार्थना करना अत्यंत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश दुष्ट होती हैं और साथ रूढ़िवादी देवता आमतौर पर तब तक जवाब नहीं देते जब तक आप उनके चर्च का हिस्सा न बन जाएं। ल्यूमियन को पता चलता है कि वह बियॉन्डर प्राणियों के खून और लार का उपयोग करके जहरीले हथियार बना सकता है और भविष्य में उसे एक महान अस्तित्व का सम्मानजनक नाम बताया जाएगा जिससे वह प्रार्थना कर सकेगा। कहानी का दूसरा हिस्सा लेंत के त्योहार और स्प्रिंग एल्प के अनुष्ठान पर केंद्रित है, जो कोर्रू गांव के चौक में आयोजित किया जा रहा है, जहां उत्सव का माहौल है। एवा नाम की एक युवती को इस साल की स्प्रिंग एल्प चुना गया है, जिसने सफ़ेद रंग का लंबा गाउन और टहनियों व फूलों से बना एक मुकुट पहना है, जो उसे जंगल की एक परी जैसा रूप देता है। उसके चारों ओर गांव के युवा लड़के हैं, जो टोकरियों में घास, मिट्टी, चट्टानें और पत्तियां लेकर चल रहे हैं और साथ मिलकर जोर-जोर से गीत गा रहे हैं ताकि गांव में आशीर्वाद का संचार हो सके। यह एक आशीर्वाद अनुष्ठान है जहां स्प्रिंग एल्प घर-घर जाकर गीत गाती है और ग्रामीणों को मिट्टी या घास का एक टुकड़ा देती है, जो इस साल अच्छी फसल होने का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के अनुसार ग्रामीणों को इस आशीर्वाद के बदले में कुछ न कुछ दान देना पड़ता है, जिसे कंट्रीब्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते तो वह आशीर्वाद उनके लिए श्राप में बदल सकता है। नाजेली और ल्यूमियन की बहन औरोर जैसे ग्रामीण इस उत्सव में भाग लेते हैं और स्प्रिंग एल्प को कपड़े या पशु की चर्बी जैसे उपहार देते हैं ताकि गांव में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। इन प्राप्त उपहारों का एक हिस्सा बाद में नदी में वाटरसाइड रिचुअल के दौरान प्रवाहित कर दिया जाता है और शेष वस्तुओं का उपयोग अंतिम अनुष्ठान में किया जाता है, जिसके बाद उत्सव समाप्त हो जाता है। अगर वास्तव में उस साल फसल अच्छी होती है तो एवा को वसंत का विशेष आशीर्वाद प्राप्त माना जाएगा और उसे गांव में एक बहुत ही भाग्यशाली और प्रतिष्ठित लड़की के रूप में देखा जाएगा, जिससे उसकी शादी अच्छे घर में होने की संभावना बढ़ जाएगी। ल्यूमियन इस पूरे उत्सव को देख रहा है, लेकिन उसके मन में अभी भी उन रहस्यमयी विदेशियों को लेकर चिंता है जो गांव में आए हुए हैं और जिनका इरादा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रहस्यवाद के ये नियम, जैसे कि अभिनय की विधि और अविनाशिता का सिद्धांत, इस दुनिया के मुख्य ढांचे की तरह हैं, जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं और जिनके बिना कोई भी बियॉन्डर सुरक्षित नहीं रह सकता। ल्यूमियन को अब यह समझ में आने लगा है कि वह जितना अधिक इस जादुई दुनिया के बारे में जानता है, उसे उतना ही अपनी अज्ञानता का एहसास होता है और खतरे भी उसी अनुपात में बढ़ते जाते हैं। आशा है कि आपको रहस्यवाद, सील्ड आर्टिफैक्ट्स और स्प्रिंग एल्प के इस अनुष्ठान की विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी, जो इस काल्पनिक दुनिया की गहराई और जटिलता को दर्शाती है। इस तरह की और भी रोमांचक कहानियों और रहस्यों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हम ऐसी और जानकारियाँ आपके लिए ला सकें।